नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से एमडीएम के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं यादव शर्मा आपका स्वागत करता हूं और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक अपना चल रहा था फूड स्टफ के बारे में। और फूड स्टफ के बारे में अपने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है फूड स्टफ का वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में अपने आज डिटेल से बात करेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, क्या क्या इसमें विशेषताएं प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो प्रोटोप्लाज्म का सबसे कॉम्प्लेक्स और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट रहता है। अगर अपने बात करते हैं प्रोटीन क्या चीज है तो नंबर एक पॉइंट इसका क्या है। प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म का कॉम्प्लेक्स व सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट रहता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट रहता है। अगर अपने बात करते हैं कि जो प्रोटीन क्या चीज है तो प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चरल बेस होता है, यानी कि संरचनात्मक आधार के रूप में प्रेजेंट रहता है। यह प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चरल बेस होता है। प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चरल बेस होता है या अपने कह सकते हैं कि संरचनात्मक आधार होता है। अब संरचनात्मक आधार का मतलब क्या है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर लगभग 15% जो पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का वो किसका होता है, वो प्रोटीन का ही होता है। इसके बाद में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल 14% पार्ट बनाता है। अगर बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो यह है लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल 14% पार्ट बनाता है। अगर अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसका कितना 14% पार्ट बनाता है तथा प्रोटोप्लाज्म का लगभग 15% पार्ट बनाता है। वाटर के बाद में सबसे ज्यादा इसी की मात्रा होती है। सबसे ज्यादा मात्रा की बात करते हैं तो वाटर होता है, उसके बाद में किसकी मात्रा होती है, उसके बाद में जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा होती है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट के जो वीडियो है उसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर ली थी। इसके बाद में क्या है कि यह बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में अपने कर सकते हैं कि यह बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ये क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट या आपने कह सकते हैं कि ये संरचनात्मक इकाई के रूप में होता है। यानी कि हमारी बॉडी के मोस्टली जो पार्ट्स होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन के द्वारा ही बने होते हैं। कौन कौन से जो पार्ट हैं कौन कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं तो उनके बारे में अपने जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे प्रोटीन के अंदर वहां पर अपने क्या है इसके बारे में बात करते रहेंगे। इसके बाद में अब बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और सेकेंड नोट क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट होने के साथ साथ में ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का भी काम इसके द्वारा किया जाता है। तो यह बॉडी को
बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। बॉडी को क्या करता है? ये एनर्जी प्रदान करता है। ओके, अब अपने बात कर रहे थे कि फूड स्टफ, आपने कहा था कि हमारी बॉडी को क्या जो भी अपने काम करेंगे, काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अब ये क्या है कि जिस प्रकार आपने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम कर रहा था? हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम कर रहा था। उसी प्रकार प्रोटीन भी क्या है कि ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या थी कि हमारी बॉडी की क्या होती है? ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि अपने कह सकते हैं कि संरचनात्मक इकाई के रूप में भी क्या है, जो प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट रहती है। अब इसके बाद में अपने इसकी हिस्ट्री ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, यानी कि प्रोटीन की हिस्ट्री क्या है। तो इसमें क्या है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड होता है। प्रोटीन की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोटीन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। यह एक ग्रीक वर्ड होता है। कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक भाषा से बना है, या प्रोटीन कौन सी भाषा का है? ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है ग्रीक में? ग्रीक में प्रोटीन का मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, यानी कि प्रथम वाला। इसका मतलब क्या है? प्रथम स्थान रखने वाला। यानी कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन का या कौन सी भाषा से प्रोटीन बना है? तो प्रोटीन कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, यानी कि प्रथम स्थान रखने वाला। अब अपने बात करते हैं कि इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? तो इसकी खोज मुडलर ने। नेक्स्ट है इसकी खोज मुडलर ने 1937 से लेकर 1938 यानी कि 1937 टू 1938 में की थी। ओके, अब इन्होंने क्या बताया कि खोज कर दी कि इस प्रकार से क्या है, एक पदार्थ प्रेजेंट रहता है। अब इसको जो प्रोटीन नाम है वो नाम किसने दिया था? तो बर्जीलियस ने इसका नाम दिया था। इसका नाम बर्जीलियस ने 10 जुलाई 1938 10 जुलाई 1938 में दिया था। ओके, बात समझ में आ रही है क्या बात कर रहा है? अगर अपने हिस्ट्री ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रोटीन की अगर अपने बात करते हैं तो इसकी हिस्ट्री क्या होगी? तो क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक वर्ड है या ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? होल्डिंग फर्स्ट या प्रथम स्थान रखने वाला। ओके, इसकी खोज किसने की थी? तो मुडलर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1937 से 1938 में इसकी खोज की थी। उसके बाद में बर्जीलियस ने इसका समर्थन किया था इस बात का, और इसको क्या नाम दिया था? प्रोटीन नाम दिया था। और प्रोटीन नाम दिया था तो 10 जुलाई 1938 के अंदर क्या किया गया? इसको नाम दिया गया। अब सभी सेल के अंदर जो एंजाइम और जो हार्मोन होते हैं उसका जो काम होता है वो भी किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। अब अपने बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस की अगर अपने बात करते हैं प्रोटीन की क्या है, तो सभी टाइप की जो सेल्स होती है, सभी सेल्स में प्रोटीन एंजाइम एंड हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। अब सभी जो सेल्स होती हैं, अब अपनी बात की थी कि बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट इसको कहा था, संरचनात्मक इकाई कहा था, और अपने कहा था कि हमारे शरीर के लिए क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि क्या कहता है कि सभी सेल्स के अंदर प्रोटीन क्या काम करता है? लगभग
एंजाइम्स होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? प्रोटीन के द्वारा। और मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं उनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अब अगर एंजाइम की बात करते हैं कि जी एंजाइम क्या चीज होती है, ये क्या पंगा है एंजाइम। एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो स्वयं चेंज हुए बिना ही जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे बायोकैटालिस्ट होते हैं, ऐसे बायोकैटालिस्ट होते हैं जो स्वयं चेंज हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया की या रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसका रासायनिक अभिक्रिया की गति में चेंज कर देते हैं या अपन कह सकते हैं उसकी जो स्पीड होती है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो जैसे अपने बात करते हैं कि भोजन, अभी अपने आपने भोजन जैसे खाया है तो वो 4 या 5 घंटे के बाद में क्या होगा? उसका पाचन हो जाता है। अगर अब उसका पाचन 4-5 घंटे में क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा जो भी भोजन जाता है अपने माउथ पार्ट में जाएगा, उसके बाद में स्टोमच में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो सभी पार्ट में जब वो वहां से जाता है तो उसपे क्या है? अलग अलग जो स्थान होते हैं, अलग अलग अपने जो डाइजेस्टिव पार्ट जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं वो वहां पर काम करेंगे और वो एंजाइम क्या करते हैं? उसकी डाइजेशन की जो स्पीड होगी उस डाइजेशन की स्पीड को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, जिससे क्या है कि भोजन पच जाएगा। अगर पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम अगर ना हो तो सिंपल जो फूड है उसको पचने में 40 से 50 साल लग जाते हैं। तो अपने लाइफ में 2 ही बार भोजन करने की जरूरत है ही नहीं, काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होगा? जब एंजाइम उस पर काम करेंगे तो क्या होगी? उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो डाइजेशन होगा, पाचन होगा, वो तुरंत हो जाएगा। अब अपने अगर पाचन नहीं होगा, वो जल्दी नहीं पचेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो अपने कोई भी काम नहीं कर सकते, तो अपने क्या होंगे? निर्जीव मात्र हो जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो या देख रहे हो, अपने चलते हैं, बोलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो सभी कामों में किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से। और फूड से कैसे एनर्जी मिल रही है? जैसे अपने फूड खाएंगे तो उसका पाचन होगा। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम ही ना हो तो पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी काम भी नहीं करेगी। इसके अलावा आपने बात की थी कि ये हार्मोन्स का भी निर्माण करते हैं। तो अगर मैं बात करूं हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन की अगर अपने बात करते हैं तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सेक्रेट होने वाले केमिकल प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सेक्रेट होने वाले, ये एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सेक्रेट होने वाले केमिकल प्रोडक्ट होते हैं या रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब इनका जो काम क्या होता है? ये तुम्हारा होम्योस्टैटिक सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो हार्मोन्स के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, विकास होती है, और जितने भी हमारे अंदर जैसे इमोशंस होते हैं, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, या शरीर का जो काम करने का जो तरीका होता है, वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो किस पे काम करती है? या हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं किसको कब कैसे काम करना है, इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो किसके पास में होती है? हार्मोन्स के पास में होती है। हार्मोन क्या करते हैं? हमारी बॉडी को इंडिकेट करते हैं, उसको बताते हैं कि तुम्हें किस प्रकार से काम करना है। तो इसलिए हार्मोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि सभी सेल्स में प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करता है, हार्मोन्स का भी निर्माण करता है, और इन हार्मोन के अलावा क्या है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का भी निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ ये एंटीबॉडी का भी निर्माण करते
करते हैं। अब एंटीबॉडी की अगर बात करते हैं तो एंटीबॉडी आपको पता है कि क्या काम करती है, हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यून जो पावर होती है, उसको अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो इम्यून पावर क्या है, एंटीबॉडी है। अगर आपके शरीर में क्या है, किसी जो विशेष प्रकार का जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसके प्रति क्या है, एंटीबॉडी बना हुआ है, तो आप बीमार नहीं होंगे। अगर किसी के अंदर नहीं है तो अपने क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो हमारे शरीर से रोगों की रक्षा कौन काम करता है, एंटीबॉडी काम करता है। तो तीनों चीजों की बात करो, एंजाइम बहुत जरूरी है, हार्मोन बहुत जरूरी है, एंटीबॉडी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एंटीबॉडी नहीं होंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। जरूरी है कि नहीं, ये भी जरूरी है। तो इसलिए क्या, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी, इन सभी का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने कह सकते हैं कि प्रोटीन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अपने क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं होता। यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए प्रोटीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी अपने भोजन करते हैं तो उस भोजन के अंदर, उस न्यूट्रिएंट के अंदर आपके क्या होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। अगर प्रोटीन नहीं है तो अपना जो जीवन है वो क्या है, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ओके, यहां तक बात अगर समझ में आ गई है तो वो अपने क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब ये क्या कहता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, एक जटिल और अपने कह सकते हैं कि रासायनिक जो कंपाउंड है उसके रूप में प्रेजेंट रहता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किस किस से होता है, तो इसका फॉर्मेशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन जो होता है उससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अगर अपने बात करते हैं फॉर्मेशन की तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन बना होता है। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो कुछ मात्रा में क्या होता है कि इसके अंदर सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस और आयरन, इनके जो अवयव होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। या सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन के पार्ट भी प्रेजेंट रहते हैं। नॉर्मली अपने पढ़ते हैं कि अगर अपने कहते हैं कि जो अपने बुक उठाते हैं उसमें लिखा होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर क्या होता है, ये बने होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में क्या है कि सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस और आयरन जो होता है वो भी क्या है, उपयुक्त मात्रा में जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर अपने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात ये क्या कहता है प्रोटीन के फॉर्मेशन के बारे में। अब ये क्या कहता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन एमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन एमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं, ये अमाइनो एसिड, यानी कि जो एमाइनो एसिड होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। या आपने कह सकते हैं कि एमाइनो एसिड के क्या होते हैं, ये बहुलक होते हैं और इसमें अनेक जो एमाइनो एसिड होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध या चेन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। इसमें अनेक एमाइनो एसिड श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रेजेंट रहते हैं। अगर अपने बात करते हैं कि अमाइनो एसिड पे क्या कहता है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो चेन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। और ये कहता है कि प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन क्या है, तो ये कहता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। अपने कह सकते हैं कि एमाइनो एसिड से ये मिलकर बने होते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करते थे, अपने कहा था कि ये क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक
और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा सल्फर है, आयोडीन है, फास्फोरस है और आयरन है। इसके जो तत्व होते हैं वो भी प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब प्रोटीन का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, अगर मैं बात करता हूं प्रोटीन का, अपने क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करने पर अपने को क्या मिलते हैं, एमाइनो एसिड मिलते हैं, या एमाइनो एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं। और अब एमाइनो एसिड के क्या होते हैं, अपने को जो अणु होते हैं वो जब प्रोटीन का अपने हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उस दौरान क्या कहते हैं, इसका निर्माण होता है। अब अपने कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करने पर एमाइनो एसिड के जो मॉलिक्यूल है, एमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल क्या है, बनते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट अब क्या होगी। अगर मैं कहूं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, तो अपने भी बात की थी कि प्रोटीन का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अपने को क्या प्राप्त होता है, एमाइनो एसिड। तो अब अपने लिख सकते हैं कि एमाइनो एसिड को प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि एमाइनो एसिड को प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी इसने बात की थी कि जब भी आप प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या प्राप्त होते हैं, एमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे अपने मकान की बात करते हैं, अब मकान को अपने तोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलती है कि एक एक करके ईंटें निकलती है, ईंटों से क्या बना होता है, मकान बना होता है। उसी प्रकार जब प्रोटीन को तोड़ोगे तो उसमें क्या मिलेंगे, आपको एमाइनो एसिड मिलेंगे। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि अब इसकी जैसे मकान की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, तो ईंट होगी। उसी प्रकार क्या है कि जो एमाइनो, अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, एमाइनो एसिड होगी। और फिर अपने बात की थी कि हमारी बॉडी की अगर स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं, बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहते हैं, तो प्रोटीन को कहते हैं। बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहते हैं, तो अपने कह सकते हैं प्रोटीन। यानी अपने कह सकते हैं कि जो सेल्स होती हैं, आपने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 14% पार्ट किसका होता है, प्रोटीन का ही प्रेजेंट रहता है। तो अपने कह सकते हैं कि बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन सी है, तो होती है एमाइनो एसिड। जो होते हैं वो क्या है, वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। अब अपने बात करते हैं कि अपने जीके की बात कर लेते हैं, इसमें अपने कंपटीशन लेवल की बात कर लेते हैं। तो वो क्या कहता है, अब सबसे बड़ा अपने कह सकते हैं कि एमाइनो एसिड कौन सा होता है, तो जो हीमोसाइनिन है वो सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्रोटीन की बात करते हैं तो वो कौन सी, हीमोसाइनिन जो होती है वो सबसे बड़ी प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है। इसके अंदर कितने एमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें लगभग 8200 एमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर बात करूं कि सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी होती है, हीमोसाइनिन सबसे बड़ी प्रोटीन होती है, जिसमें लगभग कितने 8200 एमाइनो एसिड जो होते हैं, 8200 एमाइनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि नेचर में जो एमाइनो एसिड है उसकी मात्रा कितनी है, तो अगर अपन बात करें नेचर में, ये कहता है कि नेचर में लगभग 300 टाइप के एमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। अगर अपने बात करते हैं कि नेचर में कितने एमाइनो एसिड हैं, तो लगभग 300 टाइप के एमाइनो एसिड जो होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट रहते हैं। इसी प्रकार कई टाइप के एमाइनो एसिड जो कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटोप्लाज्म में अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। अगर नेचर की बात करते हैं तो नेचर में लगभग कितने टाइप के, लगभग 300 टाइप जो एमाइनो एसिड होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, और कई टाइप के जो एमाइनो एसिड होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अपने बात की थी प्रोटीन की, तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में 20 टाइप के ही, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में
20 टाइप के ही एमाइनो एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस में केवल 20 टाइप के ही एमाइनो एसिड भाग लेते हैं। अगर अपन बात करते हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनके निर्माण में कितने एमाइनो एसिड भाग लेते हैं, तो लगभग 20 टाइप के एमाइनो एसिड ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। बाकी टाइप ने बात की थी कि नेचर में 300 टाइप के एमाइनो एसिड प्रेजेंट है, सारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसके अंदर, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसके अंदर नहीं करते हैं। तो केवल 20 टाइप के ही एमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ही बड़ा पॉलीमर होता है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर अपने बात करते हैं प्रोटीन के तो अपने कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल काफी बड़ा पॉलीमर होता है तथा इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अधिक होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। अगर अपन बात करते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल की तो क्या होता है, काफी बड़ा पॉलीमर होता है, यह मॉलिक्यूल काफी बड़ा बहुलक के रूप में प्रेजेंट रहता है और इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, अधिक आणविक भार वाला यौगिक होता है। इसके बाद में क्या है कि अब जो सेल्स होती हैं, सेल्स की प्रोटीन क्या है, एक ही जाति के जो दो जीव होते हैं उनके लिए कभी भी प्रोटीन सेम नहीं हो सकती है, उनके लिए अलग अलग होगी। प्रोटीन सिंथेसिस में केवल 20 टाइप के एमाइनो एसिड भाग लेंगे। जो अपने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन के बारे में जब कभी भी डिस्कस करेंगे तो वहां पे अपनी बात करेंगे कि किस प्रकार से उनका निर्माण होता है और क्यों होता है। अभी तक अपने को यही ध्यान में रखना है कि एक ही जो सेल्स है या एक टाइप की जो सेल्स है उसमें जो प्रोटीन है वो एक ही जाति के जो दो जीव होते हैं उनके लिए कभी भी क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती है। ठीक है। और अब आपने नोट किया होगा कि अपने एक ही घर में एक ही माता पिता है, उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होती है, उनके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो वो कभी भी क्या नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब ये सारी जो कहानी होती है, अब अभी इसमें अपने नहीं जाएंगे क्योंकि अभी अपना टॉपिक क्या चल रहा है, फूड स्टफ के बारे में ही डिस्कस करें तो अपने उतनी ही बात करेंगे। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि एक ही जाति के जो दो जीव होते हैं उनमें जो प्रोटीन होती है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती है। इसी की बेस पर तो इवोल्यूशन हुआ है। बुद्ध विकास जब हम बात करते हैं, इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो किसके बेस पे हुआ है, यानी कि जब जीवों का अलग अलग जीवों का निर्माण हुआ तो वो क्यों, क्योंकि जैसे प्रोटीन है वो प्रोटीन जैसे जैसे चेंज होती रही तो उनमें क्या है कि जो डिफरेंस है वो भी उनके अंदर अलग अलग आते रहे। अब अपने बात करते हैं कि अपने कहा था कि ये तो बड़ा पॉलीमर होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड जो होते हैं वो भाग ले सकते हैं। तो इसमें 2 से लेकर 20 तक जो एमाइनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड इसमें भाग ले सकते हैं। अब इनकी जितनी उपस्थिति होती है एमाइनो एसिड की, उसके बेस पे क्या है, इनका जो नाम होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो एमाइनो एसिड है उनके बारे में। एमाइनो एसिड की अपने बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो अपने कहते हैं कि इसमें एक कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है वो जुड़ा रहता है, एक जो इसके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है वो जुड़ा रहता है, एक एल्किल ग्रुप और एक अपने कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो अमाइनो एसिड होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है। ये इसका होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये कौन सा होता है, जो इसका अमाइनो ग्रुप होता है वो अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में अब ये अम्लीय और क्षारीय दोनों ही गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइनो ग्रुप दोनों ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण क्या है, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों के ही जो गुण होते हैं, दोनों के ही जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर क्या करता है, ये शो करता है। इसके बाद में जब क्या है कि जब अमाइनो एसिड का एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से जुड़ता है तो क्या होता है, एक जल का जो अणु होता है उसका निष्कासन होता है। यहाँ पे बात करूं, जैसे मान लीजिए कि ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
ठीक है। अब एक जो एमाइनो एसिड होता है वो क्या है कि जब किसी दूसरे एमाइनो एसिड के साथ में जुड़ता है, जब यानी कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा, इसके साथ में यानी कि जब दूसरा एमाइनो एसिड होता है उसके साथ में जुड़ता है तो एक जल का अणु निकलता है और एक डाई पेप्टाइड यौगिक बनता है। इसमें क्या होगा कि क्या बनेगा, डाई पेप्टाइड यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डाई पेप्टाइड यौगिक प्लस क्या होगा, एक जो जल का अणु होता है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो डाई पेप्टाइड में क्या है कि दो जब एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या होगा, डाई पेप्टाइड का निर्माण होगा। इसी प्रकार क्या है कि जब एक और यहां पर अपनी बात करते हैं, अब एक यहां पर अपनी बात करते हैं, एक और जब एमाइनो इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, तब क्या होगा कि इसके अंदर जो ट्राइपेप्टाइड है उसका निर्माण होगा, डाइपेप्टाइड का निर्माण होगा। जब एक और जुड़ेगा तो किसका बनेगा, ट्राई पेप्टाइड का निर्माण करेगा। इसके बाद में ट्राइपेप्टाइड से क्या बनेगा, ओलिगो पेप्टाइड का निर्माण होता है। ओलिगो पेप्टाइड की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जब 4 से लेकर और 10 तक के एमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, जो ओलिगो पेप्टाइड होता है उसका निर्माण होता है। उसके बाद में ओलिगो पेप्टाइड से क्या होगा कि जब आगे की ओर इसमें और अणु जब जुड़ेंगे यानी कि जब 10 से अधिक हो जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो जाएगा। और पॉलीपेप्टाइड की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, 10 से जब अधिक एमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होगा, पॉलीपेप्टाइड का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब क्या होगा कि एमाइनो एसिड का जब एक कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होगा जब दूसरे एमाइनो एसिड के एमाइनो ग्रुप से जुड़ता है तो क्या बनता है, डाइपेप्टाइड यौगिक बनता है। अब जब क्या होगी, 3 जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइपेप्टाइड। जब 4 से लेकर 10 एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, ओलिगोपेप्टाइड का निर्माण होता है। और 10 से अधिक जब एमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, ओलिगो या पॉलीपेप्टाइड जो होता है उसका निर्माण होता है। और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, अब इनका जब सिंथेसिस होगा तो आपस में ये क्या है, पेप्टाइड आपस में जुड़कर पेप्टोन और प्रोटीजेज का निर्माण करता है और उससे किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब पॉलीपेप्टाइड की अपने बात करते हैं, पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं तो जब पॉलीपेप्टाइड जब क्या होगी आपस में जुड़ जाएंगे तो इनसे किसका निर्माण होगा, पेप्टोन और प्रोटीएज, पेप्टोन और प्रोटीएज का निर्माण होगा। और पेप्टोन और जब प्रोटीएज आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ये प्रोटीन निर्माण की जो प्रोसेस होती है, जब अपने जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स के अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्रोटीन का जो क्या है निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक एसिड के अंदर रह जाता है कि वो क्या है, एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसको अपने बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल एमाइनो एसिड। इंडिस्पेंसिबल एमाइनो एसिड क्या होता है, इंडिस्पेंसिबल एमाइनो एसिड, इसको हिंदी में बोलते हैं परम आवश्यक, परम आवश्यक एमाइनो एसिड। तो परम आवश्यक एमाइनो एसिड के कौन से होते हैं, वे एमाइनो एसिड जो ग्रोथ और नाइट्रोजन बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं। इसमें अपन लिख सकते हैं वे एमाइनो एसिड जो ग्रोथ हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ तथा नाइट्रोजन बैलेंस के लिए आवश्यक होते हैं या बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, उनको इंडिस्पेंसिबल, उनको डिस्पेंसिबल
इंडिस्पेंसिबल एमाइनो एसिड कहते हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इंडिस्पेंसिबल एमाइनो एसिड क्या है। तो वे एमाइनो एसिड जो क्या है हमारी बॉडी की ग्रोथ और जो नाइट्रोजन बैलेंस होता है, नाइट्रोजन बैलेंस के लिए जो जरूरी होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, उनको अपने बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल एमाइनो एसिड, इनको कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में इनमें आएगा नंबर 1, इसमें आ जाएगा वेलिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइन, एलानिन और हिस्टाडीन। ये सारे कौन से होते हैं, ये होते हैं इंडिस्पेंसिबल एमाइनो एसिड होते हैं। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपना इतना ही डिस्कस करेंगे। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर अपने टाइप ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और जो सिंपल प्रोटीन होता है उसके बारे में बात करेंगे। आप इस टॉपिक के अंदर आपको जो भी डाउट है या आपको क्लास अच्छी लगी हुई है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट लिखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमडीएम ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके जो भी फीडबैक है वो हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।